दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद संतोष। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 2 क्लास 12th की, जिसका नाम है वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें जो आईएमपी क्वेश्चंस हैं उनको सभी हम एक एक करके बारी बारी देखते चले जाएंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहला है प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। तो यानी प्रतिरोध किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो प्रतिरोध हम विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। XYZ समझिएगा। यदि मान के चलो कोई यानी धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें से हम उस धारा के मार्ग में प्रतिबाधा यानी बाधा उत्पन्न करने के लिए जो भी उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। ये और प्रतिरोध का मात्रक कई बार पूछा गया है, तो प्रतिरोध का मात्रक आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो इस तरह से हमारे प्रतिरोध का मात्रक भी पूछ लिया जाता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम होता है। और प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। और ये आता है विद्युत चालकता या चालकत्व की परिभाषा लिखिए। यानी विद्युत चालकता या चालकत्व पूछे आप लोगों को इसी तरह से सेम लिखना है। अब यानी किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। जो हमारा प्रतिरोध है उसी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, अब विद्युत चालकता कहते हैं। सिंपल सा एक लाइन की परिभाषा है और 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, कंडक्टिविटी यानी सी। और सी किसके बराबर होता है, 1/r के, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसी तरह से इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। अब देखो आता है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बाई इकाई लिखिए। जैसे अभी हम लोगों ने प्रतिरोध पढ़ा, अब विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ेंगे यानी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी समझिएगा कि नॉर्मल कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें जो रेजिस्टेंस यानी जो भी है उसकी धारा को प्रभावित करने के लिए, रोकने के लिए हम कुछ लगाते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब उसे विशिष्ट प्रतिरोध, तो उसमें क्या होना चाहिए, कुछ शर्तें होनी चाहिए। जैसे जो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, एकांक लंबाई का होना चाहिए। और इस तरह से यानी इसे हम किससे डिनोट करते हैं, और रो से, इसे रो से दर्शाते हैं। रो बराबर क्या होता है, RA/L। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, रिक्त स्थान में, सही जोड़ी में। तो आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। अब आता है विशिष्ट चालकता। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रतिरोध पढ़ा और प्रतिरोधकता, विद्युत चालकता पढ़ा। इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा, अब विशिष्ट चालकता भी आ गया। तो विशिष्ट चालकता किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से दर्शाते हैं। यानी जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि क्या प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। उसी से विशिष्ट चालकता पढ़ा, वो विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा और विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो ये इस तरह से देख लीजिएगा कि अपन ऑन अपन रो से क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो के बराबर L/RA इस तरह से हो जाएगा। मात्रक क्या होता है इसका, सीमेंस प्रति सेंटीमीटर या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो सभी ध्यान रखेंगे। अब सेल स्थिरांक की परिभाषा व मात्रक लिखिए। सेल स्थिरांक भी कई बार 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उसके क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को सेल को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। यानी समझेंगे किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ये मान के चलते हैं हम कि ये 2 इलेक्ट्रोड हमारे पास हैं
जिनसे सेल बना हुआ है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी, बीच की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से, लेंथ। और इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एक से क्या होता है, अनुपात में होता है। यही क्या होता है, 1 बराबर एल अपान ये क्या होता है, हमारा सेल स्थिरांक होता है। तो सिंपल सी परिभाषा है, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उसके अनुप्रस्थ काट उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे एक्स से डिनोट करते हैं। मोलर चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए अभी, ठीक है। अब मोलर चालकता भी देख लो क्या होता है। किसी विलयन में 1 मोल विद्युत अपघट्ट द्वारा दिए गए कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। जिसको ना समझ में आता हो तो समझेंगे कि कोई विलयन है आपका, उस विलयन में में 1 मोल विद्युत अपघट्ट मिला दो, 1 मोल विद्युत अपघट्ट मिला दो, ठीक। 1 मोल विद्युत अपघट्ट जैसे ही मिलाए तो उसमें कुल आयनों की चालकता को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। सिंपल सा है। और 1 मोल विद्युत अपघट्ट वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। ये भी उसी का छोटा रूप है। समझने वाले समझ गए होंगे कि 1 मोल विद्युत अपघट्ट हमारा कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। और किसी विलयन में उत्पन्न होने वाली चालकता को क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। अब ये मोलर चालकता जिसको याद हो गया तो तुल्यांकी चालकता अपने आप यानी उसी तरह से सेम याद हो जाएगा। जैसे वहाँ की हमने क्या कहा था, किसी विलयन में 1 मोल विद्युत अपघट्ट वाले विलयन की चालकता को क्या कहते थे, मोलर चालकता कहते थे। इसी तरह से किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा दिए गए कुल आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। वहाँ क्या था, 1 मोल था, यहाँ 1 तुल्यांकी भार है, ठीक। अथवा में देख लो, 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्ट वाले विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे क्या से दर्शाते हैं, लैम्डा ई क्यू से, ई के इंटू इस तरह से कर दीजिएगा आप लोग, और बटे एन। ये आपका क्या हो जाएगा, 1 मोल तुल्यांकी चालकता हो जाएगा। इसका मात्रक जैसे उसमें क्या था, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति तुल्यांक। ये काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। कोलरास का नियम, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और यहाँ तक कि वार्षिक, यहाँ तक कि बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो कोलरास का नियम, सबसे पहले कोलरास का नियम समझ लीजिए। तो ये कोलरास के नियमानुसार क्या होता है, अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धन आयनों व ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। समझेंगे कि कोई विद्युत अपघट्ट है हमारे पास, तो उस विद्युत अपघट्ट की मोलर चालक अनंत तन्यता पर, यानी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किसके बराबर होती है, उसके धन आयनों और ऋण आयनों के योग के बराबर होती है, ठीक। ऐसे धन आयनों ऋण आयनों के योग के बराबर होती है। ये नहीं समझेंगे कि हमारे पास इस तरह से एक है NaCl विद्युत अपघट्ट, ठीक। NaCl को हम ले लेते हैं। अब इसका कि क्या कहता है कोलरास का नियम कि उसमें उपस्थित धन आयनों व ऋण आयनों के योगफल के बराबर होता है। तो लैम्डा m इन्फिनिटी कर देंगे, ये Na प्लस, और प्लस में योग के बराबर होता है इन्फिनिटी Cl माइनस, ये हो जाएगा हमारा। अब कोलरास के नियम के अनुप्रयोग देख लो। कोलरास के नियम के अनुप्रयोग 2 हैं, सिंपल सा है। पहला है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, पहले तो आप हेडिंग याद कर लीजिएगा। वियोजन की कोटि ज्ञात करने में किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा अनंत तन्यता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वियोजन की कोट कहते हैं। समझेंगे, वियोजन की कोट को अल्फा से हम डिनोट करते हैं। अल्फा बराबर क्या होता है, ये MC अपॉन ये इन्फिनिटी। यानी कहने का मतलब ये है, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा अनंत तन्यता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के अनुपात को
वियोजन की कोट कहते हैं। ये किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता है और किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता अनंत अनंतता पर है। तो इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? वियोजन की कोट कहते हैं। तो वियोजन की कोटि ज्ञात करने के लिए हमें कोलरास का नियम की जरूरत पड़ती है। ठीक, दूसरा ये है दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात करने पे। तो दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर जैसे कोलरास के नियम की सहायता से CH3 COO यानी HCl तथा NaCl की सहायता से ये आपके पास प्रबल विद्युत अपघट दिए हैं। इसमें से हमें दुर्बल विद्युत अपघट एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे पहले, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे और इस तरह से ये देखेंगे ये सारे कट जाएंगे। फिर इस तरह से यानी समीकरण को एक बार दो को जोड़ करके घटा देंगे। तो इस तरह से हमें दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता प्राप्त हो जाएगी। दुर्बल विद्युत अपघट CH3 COOH प्राप्त करना था। तो ये CH3 COO माइनस प्लस H प्लस, यही कोलरास का नियम कहता है। विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के दो नियम हैं। तो पहला है प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट के दौरान प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। मान के चलो उसमें से क्या प्रत्येक इलेक्ट्रोड में से कुछ न कुछ ऊर्जा मुक्त हो रही है जिसे हम W से डिनोट करते हैं। इसमें ये किसके समानुपाती है? उसमें आवेश के यानी Q के समानुपाती होती है। तो W बराबर ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो ZQ आ जाएगा। EQ किसके बराबर होता है? धारा बटे समय, धारा इंटू समय के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? W/ZIT। ये सिंपल सा ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब द्वितीय नियम भी इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा को भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट में प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। ये समझेंगे। देखो क्या होता है, जैसे भिन्न भिन्न विद्युत अपघट प्रवाहित हो रहा है उसमें से तो अलग अलग विद्युत अपघट में जो है तो उसमें से इलेक्ट्रोड भी अलग अलग मुक्त होंगे। तो उनके जो तुल्यांकी भार हैं उस तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। यानी W/E1 ये इसके समानुपाती हो गया। ये दूसरा है तो ये E2 के समानुपाती हो जाएगा। जब ये प्रोपोर्शनल का हटेगा तो W/W2 बराबर E1/E2 इस तरह से हो जाएगा। ठीक, आशा और उम्मीद है समझ में आ गया होगा फैराडे के दोनों नियम। ये इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। इलेक्ट्रोड विभव पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव को समझेंगे। देखिए होता क्या है कि कोई आप विलयन ले लो, किसका विलयन ले लेते हैं? कोई विद्युत अपघट विलयन Zn ले लेते हैं, ZnSO4। अब उसी का ZnSO4 के विलयन में हम Zn की क्षण को क्या कर रहे हैं? डुबो रहे हैं। जैसे ही डुबोएंगे तो क्या होगा? इन दोनों के मध्य एक पोटेंशियल उत्पन्न होगा जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी समझेंगे, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण तथा विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी ये आपका ZnSO4 का विलयन है और उसी की धातु की क्षण को हम क्या कर रहे हैं? उसी विलयन में डुबो रहे हैं। तो इससे क्या होगा? एक यहाँ विभव उत्पन्न होगा जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है चालक की प्रकृति। किसी चालक की चालकता कितनी अधिक है उस चालक को इलेक्ट्रोड विभव उतना ही अधिक होगा। यानी जिसकी चालक की प्रकृति जितनी ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोड विभव भी उतना ज़्यादा। धातु आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ठीक, यदि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है। सिंपल सा ओब्वियसली सी बात है कि ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा? जल्दी, यानी इलेक्ट्रोड विभव का मान उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव, जैसे हमने कहा कि स्टैंडर्ड जो कोई होता है तो उसमें क्या कुछ न कुछ कंडीशन होती है। तो इसमें जैसे इलेक्ट्रोड विभव की कोई कंडीशन नहीं है। वो यहाँ कोई भी धातु की क्षण
लो और उसके लवण के विलयन में क्या करो, डुबा दो, तो वहाँ क्या होता है, एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसी तरह से स्टैंडर्ड जो होगा तो उसमें कुछ कंडीशन होगी। जैसे इसकी कंडीशन क्या है कि ताप क्या होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, दाब क्या होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए, और ताप क्या होना चाहिए, विलयन की जो सांद्रता होनी है वो 1 मोल होनी चाहिए। इन तीनों कंडीशन पर यदि हम क्या करेंगे, किसी धातु के क्षण को किसी विलयन की में डुबोएंगे, उसी विलयन की में डुबोएंगे, तो उसमें से जो विभव उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है वो समझ लेते हैं। तो धात्विक तथा अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने से एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक, हमारे एलिमेंट्स में जैसे धात्विक अधात्विक है तो उनके कुछ न कुछ सभी के अलग अलग मानक इलेक्ट्रोड विभव है, यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल ये जो हैं सभी के, तो क्या हो, सभी के अलग अलग हैं। तो उनमें क्या होता है कि हमने सभी को बढ़ते हुए क्रम में एक रखा, तो वहाँ से क्या प्राप्त होगी, हमें सीरीज प्राप्त होगी, ये श्रेणी प्राप्त होगी, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और यहाँ याद रखिएगा, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0 होता है। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं हैं। श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता बढ़ती है, यानी श्रेणी में जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो तत्वों की अपचयन क्षमता बढ़ती चली जाती है। श्रेणी में ऊपर वाला तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। यानी क्या होगा, श्रेणी में ऊपर वाला जो तत्व होता है वो ऊपर अपने से नीचे वाले तत्वों को क्या करेगा, उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकता है। ठीक, श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील होती है। इस श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ईंधन सेल किसे कहते हैं। ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें ईंधन हाइड्रोजन, मीथेन तथा मेथेनॉल आदि की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे ईंधन सेल कहते हैं। इन सेलों को इस प्रकार बनाया जाता है कि इसमें ईंधन की आपूर्ति लगातार की जा सके, जिससे विद्युत धारा निरंतर होती रहे, तथा इन सेलों में ईंधन को सेल के अंदर रखा जाता है बल्कि बाह्य स्रोत की सहायता से ईंधन की आपूर्ति की जाती है, जैसे H2O2 गैस। यानी इस तरह से हम समझेंगे कि ईंधन सेल किसे कहते हैं। तो ईंधन सेल क्या होता है, मीथेन तथा मेथेनॉल आदि इन सब ईंधनों से लेकर के ये बना होता है, और इसमें से ये जो निरंतर बाहरी घोष से लगातार इसमें क्या होता है, आपूर्ति की जाती है, इसलिए ये लगातार ये सेल कभी ख़त्म नहीं होते हैं, जैसे H2O2 सेल। ठीक, और ये सेल कभी भी मृत नहीं होते हैं, यानी ये सेल की अवधि लगातार बढ़ती जाती है, यानी ये सेल ख़त्म होते रहते हैं, बनते रहते हैं। ईंधन सेल के लाभ, जैसे ईंधन सेल की सतत आपूर्ति होने के कारण ये सेल कभी मृत नहीं होते हैं। ठीक, ये इसके लाभ हैं। इसकी कार्य क्षमता अन्य ऊर्जा संयंत्र की अपेक्षा अधिक होती है। ये नर्स समीकरण वेरी एमपी क्वेश्चन है, इसको आप लोग 4-5 बार लगा लीजिएगा तब जाके पेपर में बैठिएगा। जैसे किसी इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के बीच संबंध को बताने वाले समीकरण को नर्स्ट समीकरण कहते हैं। ठीक, किसी इलेक्ट्रोड के विभव तथा विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले समीकरण को क्या कहते हैं, नर्स्ट समीकरण कहते हैं। पहले तो आप परिभाषा लिखिए कि यदि बोलता है नर्स्ट समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, तो आप लोग इस तरह से निकाल के उस तरह से लगाएंगे, तो ये लास्ट हमारा ऑप्शन ई आता है। ई बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 1 प्लस mn प्लस। ठीक, ये आ जाएगा। और फिर लास्ट में बता देंगे ई बराबर क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, E0 बराबर है मानक इलेक्ट्रोड विभव, R बराबर गैस नियतांक, T बराबर परम ताप, N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, F बराबर हाइड्रोजन, Mn प्लस धातु आयन की संख्या। ठीक, इस तरह से हम सभी को बता देंगे। क्या है, अब शीशा संचायक बैटरी किसे कहते हैं, इसकी कार्य विधि समझाइए।
तो ये लेड संचायक सेल भी कहलाता है, शीशा संचायक सेल भी कहलाता है। इसकी कार्यविधि इस तरह से, शीशा संचायक बैटरी में कई सारे शीशा संचायक सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इसमें 12 से 24 वोल्ट की बैटरी यदि बनानी है तो उसमें क्या 6 से 12 वोल्ट की सेलों की आवश्यकता पड़ सकती है। शीशा संचायक सेल में लेड एनोड का कार्य करता है तथा लेड ऑक्साइड कैथोड के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसमें 38% साधारण सल्फ्यूरिक अम्ल वैद्युत अपघट का कार्य करते हैं। ये इसका देख लीजिए आप डायग्राम, इस तरह से डायग्राम हम बना देंगे और इसके ये नेट समीकरण है। ठीक, तो इस चैप्टर के यहीं तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इनको आप लोग पूरी तरह से कंफर्म करके यानी रेडी करके पेपर में बैठिएगा और पेपर में जाइएगा। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में यानी अगला क्वेश्चन यानी थर्ड चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को और कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल में उसको समझा देंगे। तो आप लोग उसको भी रेडी कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए वीडियो में। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।